there is something wrong with the person is not wrong. व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत है, वो व्यक्ति अपने आप में एक दिक्कत नहीं है। तो अगर उसके साथ कोई दिक्कत है तो उसके साथ वाली दिक्कत को हम ठीक क्यों ना करें, हम उस व्यक्ति को ही बार बार इंटेरोगेट करके, ब्लेम करके और डिटेरियोरेट क्यों कर रहे हैं। अगर हमें बुखार है तो हम सिंपैथी तो नहीं दिखाते ना, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, पैरासिटामोल देते हैं और वो ठीक होता है। सेम गोज विद एनी बिहेवियरल चेंज। अगर कोई बिहेवियर में बदलाव है तो उसके साथ प्रैक्टिकली डील करें। क्या रूट कॉज हो सकता है, उस रूट कॉज को समझना जरूरी है एंड साइमल्टेनियसली उसके ऊपर काम करना जरूरी है, रादर देन सिंपैथाइज करना या क्रिटिसाइज करना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। लेट्स टॉक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आस्था ढींगरा जी। आस्था जी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अभी गुड़गांव की प्रसिद्ध SGC यूनिवर्सिटी गुड़गांव में एज अ असिस्टेंट लेक्चरर काम कर रही हैं। इससे पहले आस्था जी गुड़गांव के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पैनल पर भी थी, और उससे पहले पिछले 10 सालों में देश भर की एजुकेशनल और बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में एज अ ट्रेनर काम कर चुकी हैं। आस्था जी बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आर्टिकल्स लिखती हैं और हमारे इंडिया के बहुत सारे टीवी चैनल्स पर एज एन एक्सपर्ट एडवाइजर आती रहती हैं। इसके सिवाय भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में आस्था जी पार्टिसिपेट करती रहती हैं, बच्चों के लिए एज अ करियर काउंसलर कंट्रीब्यूट करती हैं। थैंक यू सो मच आस्था जी फॉर कमिंग हियर विद अस एंड agreeing to join our session. Thank you so much, Nikhil ji, for inviting, and it's a pleasure to be here and sharing this platform. तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, काउंसलर्स होते हैं एंड कोचेस होते हैं, तो इन सब में क्या मेजर डिफरेंस है और कब किस पेशेंट को किसके पास जाना चाहिए? ओके, सो साइकाइट्रिस्ट से स्टार्ट करते हैं। साइकाइट्रिस्ट एक डॉक्टर होते हैं जिन्होंने MBBS की डिग्री ली होती है और उसके बाद MD किया होता है साइकाइट्री में, और फिर उनको MCI से लाइसेंस मिलता है। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो किसी भी मानसिक रोग के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, न्यूरोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी तरह की बीमारियों के लिए जो मानसिक रोग के अंदर आती हैं, उनकी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरे आते हैं हम लोग जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम लोग पहले BA के 3 साल की डिग्री करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, फिर हम 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, डिग्री विच इज MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिससे करके हमें एक RCI, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस मिलता है। हम लोग सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, जितने भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उनकी एक्सटेंसिव थेरेपी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एंड कोचेस। ये लगभग सब एक ही कैटेगरी में हम इन्हें स्ट्रीमलाइन करते हैं, इन द सेंस जितने भी माइल्ड केसेस होते हैं, माइल्ड स्ट्रेस की वजह से लो मूड है या किसी और तरह की समस्या है जहां पर सिवियर इंटरवेंशन नहीं चाहिए, या कोई बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव आपको थेरेपी नहीं लगानी, या कोई साइकोमेट्रिक असेसमेंट नहीं करना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CBSE के पैनल पे भी होते हैं जब बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी या कोई ऐसे इश्यूज आते हैं। ये सारे काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, because we are licensed to do it and we have undergone that kind of a training. कोचेस होते हैं वो जो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं, जैसे NLP उठा लिया, कोई बिहेवियर थेरेपी उठा ली, या किसी तरह का भी कोई एक एरिया जिसमें वो ट्रेन होते हैं, एंड देन वो उसी एक एरिया को लेकर सीमित रहते हैं और लोगों को हील करने में हेल्प करते हैं। सो प्रोफेशन सारे ही लगे हुए हैं लोगों को हील करने में, बिकॉज प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं आजकल। बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कब, किस समय, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसा भी आपने बताया कि दवाइयां भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, तो क्या ये दवाइयां सेफ होती हैं? बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये दवाइयां अगर हम लेंगे तो इनकी आदत पड़ जाएगी और
हमेशा लेनी पड़ेगी, तो क्या ऐसा मानना सही है? देखिए, ये एक साइकाइट्रिक मेडिकेशंस को लेके बहुत टाइम से बहुत बड़ा स्टिग्मा चला आ रहा है। होता क्या है, मैं साइंस बताती हूँ साइकाइट्रिक मेडिकेशंस के पीछे। ये सही है कि इसमें सिडेशन होता है। जब तक आपको नींद नहीं आएगी, हमारे लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि स्लीप, जब एक इंसान नींद की अवस्था में जाता है, उस समय उसकी पूरी बॉडी में जितना वियर एंड टियर हुआ होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है। तो उसके लिए सोना जरूरी है ना। आप देखेंगे, नींद एक ऐसी चीज है जो हमेशा डिस्टर्ब्ड मिलती है किसी भी मेंटल इलनेस में। तो इस वजह से साइकाइट्रिक मेडिकेशन में साइड इफेक्ट्स हर मेडिकेशन की तरह मिनिमल होते ही हैं, बट हाँ, ये बहुत सेफ होती हैं। डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको डोजेज देते हैं। इन मेडिकेशंस को टाइमली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस स्टिग्मा से बाहर आना कि हम मानसिक रोग के लिए दवा ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम दवा की तरह ही होती है, और आपको समय से लेनी चाहिए, बिकॉज आपकी ब्रेन की वायरिंग, जो जिसमें जिसे हम मुन्ना भाई लैंग्वेज में कहते हैं केमिकल लोचा हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए ये साइकाइट्रिक मेडिकेशंस बहुत जरूरी होती है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमें भी एज अ जनरल फिजिशियन बहुत पेशेंट्स इस बारे में सवाल करते हैं। तो कैसा है कि आपको अगर साइकियाट्रिस्ट ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है, साथ में उन्होंने आपको थेरेपी के लिए भी कहा है, थेरेपिस्ट के पास आप गए हैं, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने आपको कुछ एक्टिविटीज बताई हैं, कुछ लाइफ में चेंजेस करने बताए हैं, अगर आप वो सारी चीजें नहीं करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी और आपको मेडिसिन की लंबे समय तक जरूरत पड़ेगी। अब इस लंबी जरूरत को आप लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गए, बट बहुत हद तक वो आपके हाथ में भी है। अगर आप सारी चीजें फॉलो करेंगे, आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो डेफिनेटली मेडिसिन कम हो जाएंगी और धीरे धीरे बंद भी कर दी जाएंगी। तो ये बहुत एग्जैक्टली लोग एग्जैक्टली। गलती तो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर साइकाइट्रिक मेडिकेशंस के साथ जनरली या ये होता है, अगर डॉक्टर ने आपको 15 दिन के लिए बोला है, अगर आप एक बार अपनी मेडिकेशंस का जो कॉन्टिन्यूअम है वो तोड़ देते हैं, तो ये माना या जाता है कि आपको सिमिलर मेडिकेशंस 3 से 6 महीने और लेनी पड़ेगी। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, थोड़ा सा भी लो मूड होता है या मूड खराब होने लगता है, तो कुछ लोग खुद से ही कहते हैं, कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि इसे डिप्रेशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन एक्चुअल में नहीं होता। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किस पेशेंट को क्या चीज? सी सबसे पहली चीज तो, डिप्रेशन वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। हम भी ये देखते हैं हमारे क्लिनिक में, जब भी पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स कभी भी ये नहीं कहते कि हमें ये सिम्टम्स हैं, हमें डिप्रेशन हो गया है, हमारे को डिप्रेशन का इलाज कराना है। राइट। देखिए, कभी भी आपको कहीं भी लगे कि जो पुरानी जिंदगी चलती आ रही है, जो रोजमर्रा की जिंदगी चलती आ रही है, उसमें कहीं भी उतार चढ़ाव आ रहा है, जैसे 10 दिन से 15 दिन से आप ये देख रहे हैं कि ये बिहेवियर इस व्यक्ति का नहीं है, मेरा मेरा भाई ऐसा नहीं करता, या मेरी कजन ऐसा नहीं करती, वो इतना नेगेटिव टॉक नहीं करती, या वो इतना ज्यादा नहीं सोचती, या इतनी मैन्युपुलेटिव नहीं है, वहां हमें समझ जाना चाहिए कि किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन होता है जब हम बहुत ज्यादा लो महसूस कर रहे होते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग मिलेंगे आपको डिप्रेशन के, लो मूड के, बट यहाँ पर डिपेंड करता है ड्यूरेशन। अगर यही सेम चीज आपकी 1 महीने तक चल रही है, देन इट कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन आफ्टर डायग्नोसिस। आई वोंट से कि वो डिप्रेशन ही होगा, बट हाँ, अगर आप किसी को दिखाते हैं, किसी साइकाइट्रिस्ट को, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, तो लाइकली है कि आपका डायग्नोसिस डिप्रेशन का आ जाएगा। अगर आपका लो मूड है कंसिस्टेंटली, अगर ओवर थिंकिंग है, अगर आपको नींद में या तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है या नींद बहुत कम आ रही है, आपकी एपेटाइट या तो बहुत ज्यादा हो गई है, आप एक्सेसिव खाने लग गए हो या एक्सेसिवली कम खाने लग गए हो, तो ये सारे कुछ पैटर्न्स हैं। अगर आपको वर्थलेस फील होता है, होपलेस फील होता है, हेल्पलेस फील होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, देन देर आर चांसेस कि आपको सिवियर डिप्रेशन हो सकता है। अदरवाइज डेली लाइफ रूटीन में, सपोज आज का दिन अच्छा नहीं गया, हम चिड़चिड़े हैं, हम इरिटेटेड हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं कि एक टास्क था जो एक टाइमलाइन के हिसाब से अचीव करना था, नहीं हो पाया, सो उस टाइम पर भी हमें लो मूड फील होगा, बट दैट लो मूड इज नॉट डिप्रेशन। अगर वो लो मूड आपका खिंच जाए, आपकी पूरी रूटीन को हैम्पर करे और वो 1-1.5 महीने तक खिंचे, देन it is alarming, and then you should reach out to a psychiatrist or a clinical psychologist. On the other hand is anxiety.
एंजाइटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है। सो अगर आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स को रोक नहीं पा रहे हो, देयर आर थॉट्स विच आर कमिंग अप अगेन एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता करते हो छोटी छोटी बातों की, अगर आपको लगता है कि आप बहुत मैनिपुलेट करते हो, आपकी वजह से घर ठीक नहीं चल रहा, then there is a problem. It can be because of anxiety, it can be that anxiety आपका पर्सनालिटी का पार्ट है जिसकी वजह से कोई पर्सनालिटी इशू हो गया है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया डिफरेंस तीनों चारों चीजों में। इनके मेन कारण क्या होते हैं? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। आपका हेरिडिटी फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं स्टार्ट करूंगी जब एक बच्चे को एक माँ कंसीव करती है, अगर उस टाइम पे आपका एनवायरनमेंट स्ट्रेस वाला है और हमें प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज आते हैं तो हमें किसी तरह का डिसऑर्डर हो सकता है। अगर उस टाइम पर मेडिकेशंस कोई एक्स्ट्रा ली या उस टाइम पर ड्रग्स लिए, अल्कोहल कंज्यूम करी, स्मोक किया, तो बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ या डिप्रेशन के या डिफॉर्मिटीज किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट, अच्छी हवा नहीं है सांस लेने के लिए, अच्छा पानी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। आज भी मेरा छोटा बच्चा है, हम उसको देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं तो कितनी सारी चीजें हैं जो आज की डेट में पीडियाट्रिशियन मना करते हैं। सो हम भी काफी सारी चीजें देख रहे हैं कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर लाइफ हैज चेंज्ड अपसाइड डाउन। सो ये सारी चीजें भी हैं जो लाइफस्टाइल चेंज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड आउटसाइड, हमारी फैमिली बहुत कोहेसिव रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर हमें दिख रहा है कि कोई एक बहुत ही अड़ियल, बहुत ही जिद्दी बच्चा है, हम आज भी मैं कहती हूँ पेरेंटिंग में एक रोक टोक ठोक का कंसेप्ट चलता है। पहले रोकेंगे, फिर टोकेंगे और फिर कुछ भी हो जाए ठोक देंगे। यही सेम हम टीचर्स को भी जाके कह के आते हैं। बहुत स्कूल्स में अभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट को ओके माना जाता है, बट उससे बच्चा और ज्यादा स्टबर्न बन रहा है। आज का बच्चा, पहले वाले बच्चे ठीक होते थे बट आज का बच्चा स्टबर्न बन रहा है। तो काफी सारे ये कारण हैं। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की वजह से हो सकता है, कभी कहीं दिमाग में चोट लग गई हो, बचपन में चोट लगी हो या कोई ट्रॉमा देखा हो। जैसे अभी बहुत सिवियर एंजाइटी हिट हुई है बहुत लोगों को, एंड जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, कईयों की डेथ हुई है उस एंजाइटी की वजह से, क्योंकि एंजाइटी का लेवल बहुत हाई हो गया। सो बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कि कब हमें एंजाइटी डेवलप हो सकती है, कब हमें किसी भी तरह का ओवर स्ट्रेस हो जाए अगर, तो भी हम अगर स्ट्रेस के साथ कोप नहीं कर पा रहे, अगर हमारा कोपिंग मैकेनिज्म जो है, चीजों से लड़ने की जो क्षमता है वो इमोशनल है, हम दिल से सोचते हैं, then also it is a problem. So yes, there are many factors that can lead to all this. एंड इसी के साथ एक जो सोशल प्रेशर है, मेनली सोशल बिल्कुल मीडिया के थ्रू, वो एक बिल्कुल बहुत मेजर फैक्टर आजकल हो गया। लोग बहुत ज्यादा, लोगों की लाइफ जो सोशल मीडिया पे दिखती है एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं होती, बहुत कॉमन है। लेकिन जो लोग देखते हैं वो उसको एक अपना एम्बिशन बना लेते हैं। उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और वो बिल्कुल अगेन बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल हमारे रियल लाइफ में और आइडियल लाइफ में बहुत गैप है। हम बहुत आइडियलाइज गैप है। करते हैं हर चीज को, हम अपनी सेल्फ को भी आइडियलाइज करते हैं। मैं जनरली अपने पेशेंट्स को फर्स्ट 2-3 सेशंस में सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस कराती हूँ, चाहे वो कोई सा भी किसी भी डिसऑर्डर का, किसी भी डायग्नोसिस का पेशेंट हो। बिकॉज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले ये समझना कि हम हैं कौन और हम समझते क्या है कि हम कौन है। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसके फ्रेंड्स हैं या फैमिली के लोग हैं, वो किस तरह से पहचान सकते हैं जिससे कि वो उस पेशेंट की मदद कर सके? ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मेरा एक पैटर्न है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तैयार होती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, वापस आती हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, खाना बनाती हूँ, इफ दिस इज माई रूटीन, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन पैटर्न एंड ओन रूटीन। सो अगर हमें ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने घर में दिखती हैं कि अचानक से बातचीत करने का तरीका चेंज हो गया है, बच्चा है या बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसी का बातचीत करने का तरीका चेंज हो गया है, खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट सोने का तरीका चेंज हो गया है, नींद नहीं आ रही है, नींद ना आने से हर मेंटल इलनेस स्टार्ट होती है। स्टार्ट। क्योंकि नींद आई नहीं है तो अब हमें बार बार रेपिटेटिव थॉट्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम, अगर हम सो नहीं रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो हमेशा गलत कर रहे हैं। तो खाली दिमाग शैतान का घर, हम थॉट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
सो यस, अगर ये छोटी छोटी चीजें आप देखते हैं, इमिडिएटली किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करें, मिलें, और बहुत ही कम समय में अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उतना ही अच्छा रिकवरी हो जाता है। तो जैसे अभी आपने फैमिली डायनामिक्स की बात की कि किस तरह से फैमिली मेंबर से डील करते हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसके फैमिली के लोग या फ्रेंड्स हैं, तो उस पेशेंट से किस तरह बात करनी चाहिए? क्या पेशेंट के तरफ सहानुभूति दिखाना सही ही है, या ऐसा बिहेव करें कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं है, या कोई और तरीका है? देखिए, एक साइकोलॉजी का कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशन। एक्सप्रेस्ड इमोशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी तरह के मानसिक रोग को बढ़ावा देने में और उसको कम करने में। अगर हम ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, निकम्मा है, पूरा दिन ऐसे बैठा रहता है, बिल्कुल किताब को हाथ नहीं लगाता, जिद्दी हो गया है, बिल्कुल XYZ की तरह बिहेव करता है, हम उसको लेबल कर रहे हैं, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इस बिहेवियर को एग्जैजरेट करके एक ऐसे पॉइंट तक लेके जाएगा कि देख लो, अब तो मैं कुछ भी नहीं करता, आपको तो पता ही है मैं जिद्दी हूँ, राइट। अब तो मैं कुछ भी नहीं, अब करा लो मुझसे कुछ। बच्चे खासकर ऐसा करते हैं। या अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उनको डिसरिस्पेक्ट फील होता है क्रिटिसिज्म में, उन्हें लगता है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, वो विड्रॉल दिखाना शुरू कर देते हैं, वो सोशली विड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली से कटना शुरू हो जाते हैं। और अगर उनका मन भी होगा कुछ डिस्कस करने का, तो वो सामने, उनको एक नहीं फियर ऑफ करेंगे। जजमेंट आ जाता है कि मुझे सामने वाला जज कर रहा है, तो मैं क्रिटिकल भी नहीं हूं, मैं बताऊंगा भी नहीं, एंड हेंस प्रॉब्लम एग्जैजरेट हो जाती है। सेम इज द ऑपोजिट। अगर हम ओवर सिंपथेटिक हो जाएं, हाय बेचारा, ये तो इतना है ना, इसको खाना भी दे दो टेबल पे, इसके लिए ये भी कर दो, ये बेचारा थोड़ा अभी ऐसे है ना, डिप्रेशन में चल रहा है, वहां राइट। पर भी दिक्कत है, क्योंकि हम उसे क्या सिखा रहे हैं, उसे लर्न हेल्पलेसनेस सिखा रहे हैं। द पेशेंट इज लर्निंग कि हेल्पलेस हो जाओ तो मेरे सारे काम हो जाते हैं। सो दोनों वेज, हमारे दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। हमें बहुत प्रैक्टिकली इस चीज के साथ डील करना चाहिए। अगर हमें बुखार है तो हम सिंपथी तो नहीं दिखाते ना, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, पैरासिटामोल देते हैं और वो ठीक होता है। सेम राइट। गोज विद एनी बिहेवियरल चेंज। अगर कोई बिहेवियर में बदलाव है तो उसके साथ प्रैक्टिकली डील करें, क्या रूट कॉज हो सकता है, उस रूट कॉज को समझना जरूरी है, एंड साइमल्टेनियसली उसके ऊपर काम करना जरूरी है, rather than sympathize करना या criticize करना। Because I personally believe in this statement very typically. It says that there is something wrong with the person. The person is not wrong. व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत है, वो व्यक्ति अपने आप में एक दिक्कत नहीं है। तो अगर उसके साथ कोई दिक्कत है तो उसके साथ वाली दिक्कत को हम ठीक क्यों ना करें, हम उस व्यक्ति को ही बार बार इंटेरोगेट करके, ब्लेम करके और डिटेरियोरेट क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ, बहुत सारे कैंसर ग्रुप्स हैं जिसमें हाँ मैं जी, एसोसिएटेड हूँ, तो ये चीज़ हम बहुत देखते हैं, और यही हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी कोई पेशेंट है, जिसको कोई भी तनाव है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, उसको अपनी ओपिनियन देने के बजाय, या जैसा आपने कहा क्रिटिसाइज करने के बजाय, सिंपैथी के बजाय उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनसे राइट, बात करें, उनसे पूछें कि उनको क्या परेशानी है। अगेन, पेशेंट प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिचुएशंस प्रॉब्लम है। उनसे बात करें, उनसे बोलने का मौका दें, एंड लिसन टू द पर्सन एंड अंडरस्टैंड हिज और हर प्रॉब्लम, and try to do what you can actually do to relieve the issues, और if there is something more, तो फिर एक प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, ओके। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से दैट लिसन टू द पर्सन, बट लिसनिंग या अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। बहुत बड़ा हर स्किल एक नहीं कर सकता, नहीं यू कर नो। सकता। अभी भी बहुत सारी ऑडियंस होगी ऐसी जो हमारे इस लाइव को सुन रही है, some might be listening and some might just be hearing. So राइट। there is a huge gap between these two words. These two words are extremely poles, you know. राइट। अगर आप उस चीज को सुनते हैं और समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसको जज करने की कोशिश करते हैं, then it is listening. एंड अगर या आपने किसी व्यक्ति की जिंदगी में, किसी एक इंसान की भी प्रॉब्लम को लिसन कर लिया, वो 70% हील तो वही हो जाता नेक्स्ट मेरा सवाल है, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है कोई भी, तो है। हाँ उसमें जी, बहुत कॉमनली उन चीजों को इग्नोर किया जाता है,
पर्टिकुलरली प्रोफेशनल हेल्प के बारे में अगर हम बात करें, इसके कुछ रीजंस जो मैं समझता हूँ, एक तो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। आज भी कितना भी हम एज अ सोसाइटी डेवलप हो जाएं, बट ये स्टिग्मा आज भी है। और दूसरा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि थेरेपिस्ट की कंसल्टेशन चार्जेस बहुत होते हैं, कॉस्टली होता है और हम अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ लोग जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोगों को लगता है क्यों इतने पैसे लगाने हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली चीज तो हमेशा आपको एक थेरेपिस्ट को, एक साइकाइट्रिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। राइट। दूसरी चीज, आप एक थेरेपी सेशन के लिए तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के लिए जाते हैं। उसके लिए अगर आपसे कोई 1000 रुपए चार्ज करता है तो मैं नहीं मानती कि वो ज्यादा है, बिकॉज 7 साल की पढ़ाई, उसके बाद इंडिविजुअल केस एंड इंडिविजुअल थेरेपी प्लान। इट्स नॉट दैट हर डिप्रेशन के पेशेंट को हम एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स अलग होंगे, आपकी लाइफ स्टोरी के हिसाब से आपकी थेरेपी प्लान की जाएगी। हर थेरेपी से पहले हमें पढ़ना होता है, हर थेरेपी के बाद हमें पढ़ना होता है। रेट टेस्ट कुछ आया है तो वो ऐड ऑन करना होता है। सो फॉर अस ऑल्सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम, इट इज एन एक्सटेंसिव थिंग टू प्लान फॉर वन पेशेंट। तो ये मान के चलिए कि अगर एक बार आप कोलैबोरेटिवली थेरेपी और मेडिसिन को एक बार एज अ प्रोग्राम अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, we make you independent of anything, we don't make you dependent on us। हमारी पूरी की पूरी थेरेपी का उद्देश्य ये होता है कि अगली बार कभी भी जिंदगी में इस तरह की, ऐसी नहीं, इस तरह की भी कोई स्थिति आए तो आप उससे खुद कोप कर पाए। इतना मटेरियल, इतने स्किल्ड हम आपको इस थेरेपी सेशन में कर देते हैं। कई थेरेपीज 6 महीने चलती हैं, बट बहुत सारे थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो एक इक्लेक्टिक अप्रोच, मल्टीपल चीजों को मिक्स करके थेरेपीज करते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि आपको 10 से 12 विजिट्स लगेंगी सिर्फ, और आप काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यहाँ पर डाउनफॉल सिर्फ एक चीज पे आता है, विच इज अगर आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलता। हमने आपको कोई टास्क दिया है और आप एज अ पेशेंट उस टास्क को अगली क्लास में, अगले थेरेपी सेशन में करके नहीं आते। सो इट इज एक्चुअली दैट हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। आपको तो हमारी चाहिए ही, बट हमें आपकी सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है कि आप टाइमली काम करें। और इतने सारे एफर्ट्स कि मैं नहीं समझती कि एक थेरेपिस्ट ज्यादा कॉस्ट लेता है। सो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव if you see from the eyes of a doctor, if you become empathetic and see from the eyes of a doctor. एंड अनदर थिंग इज कि अगर किसी को कोई मेंटल इश्यू है, कुछ भी है, और अगर आप उसको ठीक नहीं कराते हैं तो इट कैन गिव राइज टू सो मेनी इश्यूज, बीट मेंटल, बीट फिजिकल। एंड आपका जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, हर चीज उससे अफेक्ट होगी। एंड अल्टीमेटली अगर आप उसकी कॉस्ट देखें तो वो वो कहीं बहुत कहीं ज्यादा ज्यादा है। होगी। उस सब के बाद भी आपको अल्टीमेटली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन Exactly. ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ज़्यादा सेशंस लगेंगे, ज़्यादा मेडिसिन लगेंगी। तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वहाँ बहुत भी लोग सारे जा सकते एनजीओज हैं। हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और अगर ऐसा या भी कुछ है, देर आर मेनी मेनी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हम आपकी कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं करना चाहते, बट हमने आपके बारे में सुना है, हम ट्रीटमेंट आप ही से कराना चाहते हैं। सो फिर दैट केस मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे हॉस्पिटल के चार्जेस यही हैं तो आपको इतना ही देना है। Of course, for students there are discounts, so we give discounts. We do consider या such cases. We are psychologists, we do understand you, but the ultimate goal is please reach out to psychologist. या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस बहुत सारे हैं, बहुत चीप। बट राइट। ओके, सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर होता है तो पेशेंट कंसल्ट नहीं करना चाहता, अगर फैमिली उसको हेल्प भी करना चाहते बट पेशेंट अग्री नहीं होता है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है दैट इट इज अ थ्रेट टू द फैमिली एज वेल एज टू द पेशेंट हिमसेल्फ, कई बार सुसाइडल हो जाते हैं या सेल्फ हार्म करते हैं या वायलेंट हो जाते हैं पेशेंट्स घर के अंदर, और हमें पता है कि ये गलत है, हमें दिख रहा है और अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दिल्ली में, गुड़गांव में जैसे विम्स हॉस्पिटल हो गया,
वर्ल्ड ब्रेन सेंटर है दिल्ली में, द्वारका में। ये कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनके एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, जिनको आप अगर कॉल करें तो वो आपके घर आकर आपसे सिग्नेचर्स लेंगे, फॉर्म करा लेंगे आपसे कि आप करवाना चाहते हैं पेशेंट को एडमिट, एंड दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द पेशेंट to the hospital and admitting the patient to the hospital. Otherwise, it gets very, very difficult to be able to help such a patient until and unless patient खुद से therapist के पास या psychiatrist के पास दिखाने जाए. It is all actually because of the stigma. हमें ऐसा लगता है कि you know एक mental illness है, दिमाग की बीमारी है, लोग हमें पागल समझेंगे, जज करेंगे. और अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेटा पढ़ें तो ये डेटा ये कहता है कि ये जो स्टिग्मा है वो ज्यादातर अर्बन पॉपुलेशन में लाया करता है. आजकल हम काफी ज्यादा टीवी सीरीज में और मूवीज में पीटीएसडी के बारे में सुनते हैं. तो पीटीएसडी एग्जैक्टली क्या होता है और किन कारणों की वजह से पीटीएसडी मोस्ट कॉमनली होता है? सो पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. किसी भी ट्रॉमा इज कोई ऐसी चीज जो हमें चौंका दे, जो हमें हिला दे, झंझोर दे हमें अंदर से, दैट इज अ ट्रॉमा. तो किसी भी लाइफ के ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद अगर हमें बहुत प्रोलॉन्ग 6 महीने तक स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से बॉडी का वियर एंड टियर हो रहा है, किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को एपेटाइट खराब हो जाता है, किसी को नींद में प्रॉब्लम होती है, कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई ग्रीफ पीरियड में चला जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, कोई रिग्रेस कर जाता है, हम बच्चों जैसे बन जाते हैं या बहुत ही ज्यादा मैच्योर बिहेव करना शुरू कर देते हैं, एकदम से ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. सो एनी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस जो हमारा दिमाग कहता है या हमारी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है, उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं. अगर वो इतना 4-6 महीने तक चल जाए देन इट इज अ डिसऑर्डर. नाउ ट्रॉमा किसी भी वजह से हो सकता है. लूजिंग अ पेट इज अ ट्रॉमा. लूजिंग अ बिलवड, some family member is a trauma. Maybe losing your family to an earthquake, to a cyclone, or any natural calamity. So trauma can be anything जो आपको झंझोर दे, which shakes you so much that the fear of it, the stress of it, the guilt of it is so prolonged that आप अपनी डेली लाइफ को भी जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उनको भी ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. और इसमें जैसे कई बार फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो भी एक मेजर ट्रॉमा और पीटीएसडी का कारण बन सकता है. बिल्कुल, वो भी बन जाता है. चाइल्ड अब्यूज हो, मॉलेस्टेशंस हो, इस तरह की भी आपकी सेक्सुअल असॉल्ट हो, हैरासमेंट हो, एक्सप्लॉयटेशंस हो, अगर उसको हम एक वो भी कई बार हमारे लिए एक ट्रॉमा बन जाता है. हम उससे कोप नहीं कर पाते, हम उससे फाइट नहीं कर पाते, या हम किसी चीज से फाइट कर रहे हैं और हम एग्जॉस्ट हो गए हैं फाइट करते करते. दैट ऑल्सो एट टाइम्स बिकम्स ट्रॉमेटिक फॉर अस. सो लास्ट मेरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो, या अगर दिक्कत है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आप को जानिए, पहचानिए और एक्सेप्ट करिए कि आप कौन हैं, क्या हैं. बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है, गूगल पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उन चीज़ों के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट डेली अपने साथ एटलीस्ट 10 से 15 मिनट स्पेंड कीजिए जहां आप ये समझ पाएं कि पूरे दिन में आपने क्या किया, क्यों किया, उनके पीछे कारण क्या थे, एंड उस चीज़ को इम्पोर्टेंटली एक्सेप्ट कीजिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आई वुड सजेस्ट इज स्लीप हाइजीन. सोना समय पे, सही समय पे सोना और एक सर्टेन अमाउंट सोना बहुत ज्यादा जरूरी है. 7 से 8 घंटे की हेल्दी नींद एक व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सोने जाने से पहले कोशिश करें एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप हर तरह की टेक्नोलॉजी से परे हैं, दूर हैं. कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई टीवी नहीं. एटलीस्ट जिस रूम में आप सोते हैं वहां पर दूर दूर तक कोई टीवी नहीं होना चाहिए. अगर है तो उसे अनप्लग कर दें एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले. यू शुड अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल डिवाइसेस दैट यू आर सराउंडेड बाय
1 घंटा पहले एटलीस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, योर बेड इन ऑन विच यू स्लीप should never be used for eating. It should only be used for sleeping, nothing else. वहाँ कोई काम नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है, कोई ऑफिस वर्क नहीं करना, रेस्ट करने के लिए और सोने के लिए ही आपका बेड यूज होना चाहिए. Apart from that, nothing else, because then your brain is getting different clues कि आप इस बेड पे सिर्फ सोने नहीं आए हैं. तो वो बेड पे आते ही बॉडी को ये हिंट मिल जाना चाहिए ब्रेन से कि अब आपको सोना है. And last important thing I would say is a healthy routine is very important. अपने लिए समय निकालना उसमें बहुत important है. Daily basis पे अपने लिए कुछ जरूर करें. कोई इंटरेस्ट, कोई हॉबी ऐसी हो जो आप डेली बेसिस पे परस्यू करें. सो आई हैव माई ओन कॉर्नर इन माई होम जहाँ रोज मैं एटलीस्ट या तो एक कप चाय जरूर पीती हूँ और एक पोएट्री लिखती हूँ, एक पैराग्राफ लिखती हूँ, समराइज करती हूँ अपने दिन को. कुछ अच्छा लगा हो, डायरी लिखना, जर्नल लिखना, समथिंग और द अदर. So I practice that for about 15 to 20 minutes. Whenever I travel, I play my own playlist, and that is where I don't pick up calls. I stay very away from anything and everything. So ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक अच्छा वेलबींग आपका प्रमोट कर सकती हैं और आपको थोड़ा परे रख सकती हैं किसी भी मेंटल इलनेस के करीब जाने से. इन चीजों को प्रैक्टिस करें और हेल्दी रहें, मेंटली फिट रहें. Thank you so much, Astha ji, for Most having welcome. such a wonderful session and providing such an excellent information in very easy ways. And Pleasure is thank all you. mine. Thank you so much.